हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी ऑल इन वन पर। सीए फाउंडेशन के रिवीजन सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था व्हेन गुड्स आर सेंट कैजुअली, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आइए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, और सेकंड केस है इसका फ्रीक्वेंटली, थर्ड केस है इसका न्यूमरसली। फ्रेंड्स, इन दोनों को मैंने इकट्ठे लिखा, जबकि कैजुअली वाले को मैंने बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को करवाया था। इसका रीज़न ये है कि जब गुड्स फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली बेसिस पे भेजे जाते हैं तो उस टाइम पर जो अकाउंटिंग एंट्री का प्रोसीजर होता है और या फिर मैं ये कहूँ रिकॉर्ड बनाने का प्रोसीजर होता है वो ज़रा डिफरेंट है। जहाँ पर मैं कैजुअली की बात करता हूँ वहाँ पर प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम डायरेक्ट एंट्रीज करते हैं क्योंकि दैट ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड एज सेल। लेकिन अगर मैं बात कहूँ फ्रीक्वेंटली या फिर न्यूमरसली केस की, इस केसेस में हम लोग जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्रीज मेमोरेंडम बेसिस पे पास होंगी। केवल कुछ ही एंट्री होंगी जो हमारी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस फ्रीक्वेंटली से। जब गुड्स फ्रीक्वेंटली भेजी जाती हैं, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके क्लासिफिकेशन का कि अगर 30 to 40% ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसे मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा फ्रीक्वेंटली है, 10 to 20% है तो वो कैजुअली, और अगर 80 to 90% ट्रांजेक्शन या 70 to 100% ट्रांजेक्शन मेरी सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पर है तो उसे मैं न्यूमरसली भी कह सकता हूँ। तो आइए चलते हैं फ्रीक्वेंटली पे। और फ्रीक्वेंटली कहता है, फ्रीक्वेंटली के केस में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो ये कहता है, इसमें हम पहला रिकॉर्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा सेल और रिटर्न डे बुक या फिर जर्नल। सो दिस इज कॉल्ड सेल और रिटर्न डे बुक या फिर सेल और रिटर्न जर्नल और डे बुक। सेल और रिटर्न डे बुक या फिर जिसे मैंने जर्नल कहा, ये 13 कॉलम की एक टेबल होती है। मैं आपके साथ थोड़ी देर में इसको डिस्कस करूँगा। सेकंड आता है मेरा गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, goods on approval ledger, and thereafter we have goods on approval total account। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट मैंने बोला सेल और रिटर्न डे बुक और जर्नल, सेकंड गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, और तीसरा गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। तो बेसिकली ये 3 रिकॉर्ड हमारे मेंटेन होने वाले हैं। ये बेसिकली एक रजिस्टर की तरह है जिसमें 13 कॉलम होंगे और ये दोनों लेजर की तरह हैं। ये एक अपना लेजर अलग है और इसी लेजर में आप चाहें तो गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट भी बना सकते हैं। और गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर में मैं जनरली उन कस्टमर्स के नाम लिखूंगा जिन लोगों को मैंने गुड्स भेजे हैं रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सेल और रिटर्न जर्नल और डे बुक का फॉर्मेट, जो कि मैंने ये फर्स्ट वाला केस बोला। इसमें 13 कॉलम बनते हैं बेसिकली। ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 से 4 कॉलम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। इसी के साथ गुड्स रिटर्न 5 से 8, देन गुड्स अप्रूव्ड 9 से 12, जैसे कि 4 यहाँ 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 बैलेंस कॉलम। बहुत ही सिंपल टेबल है और कोई भी कॉमन सेंस अगर हम थोड़ी सी लगाएं तो इससे इजीली समझा जा सकता है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल में मैं डेट लिखूंगा और लिखूंगा किस कस्टमर को और उसके लेजर पे कौन से पेज नंबर पर कितने अमाउंट के गुड्स मैंने भेजे हैं। ये जो हमारा गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर है, इसमें मैं अभी कस्टमर अकाउंट बनाऊँगा और उस कस्टमर अकाउंट में इस लेजर के कौन से पेज पर उस कस्टमर का अकाउंट है तो यहाँ पर उसका फोलियो आ जाएगा। इसी तरह से उसमें से कितने गुड्स उसने रिटर्न किए हैं और कितने उसने अप्रूव किए हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पहले रिटर्न कह रहा है और उसके बाद अप्रूव, और देन कॉमन सेंस वाली, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि ए अगर मैं कहूँ 1 to 4, बी मैं कहूँ रिटर्न और सी मैं बोलूँ अप्रूव, तो आप ये कह सकते हैं ए में से अगर जितने रिटर्न हो गए जितने अप्रूव हो गए इन तीनों को मैं लेस कर दूँ तो दैट दिस इज़ बेसिकली ए माइनस बी और माइनस सी। तो ये वो स्टॉक होगा जो कस्टमर के पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड पड़ा हुआ है, जिसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो बेसिकली अगर मैं इस मेथड को सम अप करूं, इसका एक प्रैक्टिकल लेने से पहले,
तो मैं ये कह सकता हूँ इस मेथड में, जिसे कि हम कहते हैं गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, अकाउंटिंग इज डन बेसिकली फर्स्टली ऑन मेमोरेंडम बेसिस, और इसमें हम रिकॉर्ड बनाएंगे सेल और रिटर्न, डे बुक और जर्नल। दूसरा गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। तीसरा गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये अकाउंट्स किस तरह से बनेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक बनेगा गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, दूसरा बनेगा गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, और तीसरा मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था जिसे हमने कहा था सेल और रिटर्न, जर्नल और डे बुक, जिसमें मैंने आपको भी 13 कॉलम दिखाए थे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट टू फोर कॉलम थे गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल, यानी कि गुड्स सेंट। सेकंड कॉलम था गुड्स रिटर्न, और थर्ड था आपका गुड्स एक्सेप्टेड, और फोर्थ था बैलेंस। तो आइए अब जरा स्टडी करते हैं इसको, इस मेथड को प्रैक्टिकली थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। जब गुड्स भेजे जाएंगे तो हम एंट्री करेंगे कॉलम नंबर 1 to 4 में। When goods are sent on return or approval basis frequently, entries are made in column number 1 to 4 first, and thereafter we make entry in goods on approval ledger and goods on approval total account। किस तरह से करेंगे वो आप देखते हैं। ये हमारा गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर है और ये हमारा गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट है। तो जब सपोज मेरे 3 कस्टमर हैं XYZ और इनको मैंने गुड्स भेजे हैं, तो जब भी हम इनको गुड्स भेजेंगे तो इस अकाउंट के डेबिट में हम डालेंगे और यहाँ लिखेंगे हम टू गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। इसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे टू गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। सिमिलरली टू गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। ये जो 3 एंट्री मैंने XYZ में पास की हैं, साइमल्टेनियसली मैं गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री डालूंगा और यहाँ लिखूंगा बाय सन्ड्री कस्टमर्स, और इसमें मेरे 3 कस्टमर हैं X, Y और Z। तो दोस्तों जब आप अपने स्टडी मटेरियल में देखेंगे ICAI के, वहाँ पर ये आपको अकाउंट बने हुए नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट थ्योरेटिकली लिखा हुआ मिलेगा व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न फ्रीक्वेंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर अकाउंट आर डेबिटेड इन गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर एंड साइमल्टेनियसली गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद the total of all the goods that has been sent to different customers। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये आता है, इसमें से XYZ ने कुछ गुड्स एक्सेप्ट कर लिए और कुछ गुड्स उन्होंने रिटर्न कर लिए। आइए मैं पहला केस लेता हूँ, उन्होंने रिटर्न कर लिए, क्योंकि सेकंड कॉलम था हमारा रिटर्न का, और सेकंड कॉलम जो कि 5, 6, 7, 8 उसके कॉलम नंबर हैं, और उसका था गुड्स रिटर्न। मैं फिर याद दिलाता हूँ आपको, सेल और रिटर्न, जर्नल और डे बुक की बात मैं कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 कॉलम होता है गुड्स सेंट, फिर 5, 6, 7, 8 कॉलम होता है हमारे पास गुड्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न, सपोज इन गुड्स में से X ने, यहाँ पर भी कुछ गुड्स जो भेजे गए हैं Y को और कुछ जो मैंने Z को भेजे हैं, उन गुड्स में से इन्होंने कुछ गुड्स वापस कर दिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, अगेन बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखना, ये हमारा रिटर्न्ड है।
ये मेरा रिटर्न्ड है और सिमिलरली ये भी मेरा रिटर्न्ड है। ये मैंने सामान भेजा तीनों को, इसमें से इतना रिटर्न हो गया। जब मैंने भेजा इन तीनों की ग्रॉस एंट्री इस तरफ, और इसी तरह से यहाँ पे मैं लिखूँगा टू सन्ड्री कस्टमर्स और लिखूँगा रिटर्न एक्स वाई और जेड। ये गुड्स मेरे रिटर्न हो गए। देन कुछ गुड्स इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। आइए लिखते हैं यहाँ बाय गुड्स ऑन अप्रूवल, और इसे कहते हैं हम लोग एक्सेप्टेड। बाय गुड्स ऑन अप्रूवल एक्सेप्टेड। इसी तरह से बाय गुड्स ऑन अप्रूवल एक्सेप्टेड। और यहाँ पर हम इसी तरह से फिर लिखेंगे टू सन्ड्री कस्टमर्स, जिसमें नाम आएगा एक्स वाई जेड, और मैं इसके अमाउंट्स लिख दूंगा और ये टोटल बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत कॉमन सी बात है, जितना टोटल अमाउंट गया वो इधर, जो रिटर्न हुआ इन अकाउंट्स में कस्टमर के इस तरफ, और यहाँ पर गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट के डेबिट में। तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल से अपने ICAI के, तो वहाँ पर यही लिखा मिलेगा आपको, व्हेन गुड्स का रिटर्न एन एंट्री इज मेड to the credit of each customer account and the total of all those entries is debited to goods on approval total account. Then last मेरे पास रह जाता है बाय बैलेंस CD, यानी कि वो गुड्स जिसके लिए अभी अप्रूवल आना बाकी है। इसी तरह से यहाँ पर भी बाय बैलेंस CD, वो गुड्स आ जाएंगे जिसके लिए अप्रूवल आना बाकी है। और इसी तरह जेड के अकाउंट में बाय बैलेंस CD, वो गुड्स जिसके लिए मेरे पास अप्रूवल आना बाकी है। और इस तरह से ये कस्टमर अकाउंट बंद हो जाएंगे। इन सभी अकाउंट्स को हम लोग मेमोरेंडम अकाउंट बोलते हैं। अब अगला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये सब तो हमने रिकॉर्ड कर लिया और ये मेमोरेंडम बेसिस है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग एंट्री कब पास करेंगे? तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग दो केस में एंट्री पास करते हैं। एक, जब गुड्स एक्सेप्ट होते हैं, यानी कि ये सारा जो रिकॉर्ड मैंने तैयार किया ये केवल इसलिए किया है कि मैंने कहाँ कहाँ कितने गुड्स भेजे हुए हैं। और एक्चुअल सेल मैं कहूँगा पॉइंट नंबर 1 ये हुई है जो एक्सेप्टेड है, दूसरा पॉइंट नंबर 2 ये वाली जो गुड्स अप्रूव्ड हैं, और तीसरा ये गुड्स अप्रूव्ड। ये 3 केसेस में मैं अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते हुए, यानी कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे कि मैं अपना ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये 3 चीज़ मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। बाय गुड्स ऑन अप्रूवल, बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, और बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, यानी कि जो कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट किए, ये 1 2 ये 3, ये मेरे मेन बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि मेरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का पार्ट बनेंगे। ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। देन इसके बाद ये जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है जिसको मैं लिख रहा हूँ बाय बैलेंस CD, इसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई अप्रूवल आया नहीं है। इसी तरह से ये वाला और ये वाला, ये 3 मैं कहूँगा ये A, ये B और ये C। ऑब्वियसली बात है इन तीनों का टोटल इधर है, जो ये वापस हुआ या फिर एक्सेप्ट हुआ वो मैंने इधर रिकॉर्ड कर लिया। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टू बैलेंस CD, और यहाँ पर X Y और Z तीनों के पास मेरा वो स्टॉक जो इन 3 कस्टमर्स के पास पड़ा हुआ है और जिसके लिए अभी तक मुझे अप्रूवल आना बाकी है। फ्रेंड्स ये A B C का जो टोटल है ये मेरा
ये वाला होगा। दैट मीन्स इन तीनों के पास जो भी स्टॉक बचा हुआ है वो A प्लस B प्लस C ये वाला होगा, और ये सेलिंग प्राइस पे होगा। मुझे इसे रिड्यूस करके कॉस्ट पर लेके आना होगा। दैट मीन्स मेमोरेंडम रिकॉर्ड जो कि फ्रीक्वेंटली का पार्ट है, इसमें जब गुड्स अप्रूव होते हैं, एक तो तब फाइनेंशियल रिकॉर्ड में एंट्री आएगी, दूसरा एट द एंड ऑफ द ईयर जो ये स्टॉक है इसके सेलिंग प्राइस को मुझे कॉस्ट पे रिड्यूस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा अपनी फाइनेंशियल बुक्स में। सो फ्रेंड्स, आइए इसको समराइज़ करते हैं। दैट मीन्स फ्रीक्वेंटली केस में हम लोग एक बनाते हैं गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर जिसके अंदर कस्टमर अकाउंट बनते हैं, और एक गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। जब गुड्स जाएंगे इंडिविजुअली कस्टमर डेबिट हो जाएगा और इधर गुड्स ऑन अप्रूवल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उतने ही अमाउंट से, 1 2 3 अमाउंट ये वाला। इसी तरह से जब गुड्स रिटर्न हो जाएंगे तो ये गुड्स ऑन अप्रूवल अकाउंट में XYZ का तीनों का रिटर्न का अमाउंट डेबिट हो जाएगा और इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से जब गुड्स एक्सेप्ट होंगे तो गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट के डेबिट में ये अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा तीनों का, XYZ का, और इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है, इस बैलेंसिंग फिगर तीनों का टोटल निकालने के बाद मैं इसको कॉस्ट पे रिड्यूस करूँगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड में केवल एंट्री हम 3 केस में करेंगे। एक, जब ये गुड्स अप्रूव हो जाए, 2 केस में करेंगे। एक, जब ये गुड्स अप्रूव हो जाएंगे। 2, ये जो क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक पड़ा है हमारे पास, इसको मुझे कॉस्ट पे लाना है तब। तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस फ्रीक्वेंटली। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं लास्ट मेथड, और ये है न्यूमरसली। ये मेथड वैसे तुम अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंटली के लिए अकाउंटिंग थी तो न्यूमरसली के लिए अकाउंटिंग के लिए कुछ नया मेथड बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये वाला जो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब न्यूमरसली वाला इसका बिल्कुल कट कॉपी और पेस्ट है। जस्ट कुछ नाम चेंज करूँगा, बाकी बिल्कुल 101% सेम। यहाँ हमने ये कहा था कि व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस फ्रीक्वेंटली वी प्रिपेयर सेल और रिटर्न डे बुक और जनरल। तो यहाँ पे न्यूमरसली में हम कहेंगे व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस न्यूमरसली वी प्रिपेयर सेल और रिटर्न डे बुक। केवल एक सिंपल सा जर्नल वर्ड हटा हुआ है, सेल और रिटर्न डे बुक। यहाँ कहा था गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, तो यहाँ पर हम कहेंगे सेल और रिटर्न लेजर। थर्ड, यहाँ कहा था हमने गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, तो यहाँ पर मैं कहूँगा सेल और रिटर्न अकाउंट कह लीजिए या फिर टोटल अकाउंट कह दीजिए। केवल नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर है तो वहाँ पर हम कहेंगे सेल और रिटर्न लेजर। यहाँ हमने कहा है गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, तो थर्ड मेथड में हो जाएगा सेल और रिटर्न अकाउंट। आइए मैं एक बार लिख भी देता हूँ साथ साथ। गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट ये हो जाएगा मेरा सेल और रिटर्न अकाउंट, और ये हो जाएगा मेरा सेल और रिटर्न लेजर। बस मुझे ध्यान रखना होगा कि जस्ट नाम चेंज करने हैं। ये मेरा फ्रीक्वेंट के लिए है और ये वाला मेरा न्यूमरस के लिए है। आप ये एज्यूम कर सकते हैं दो आपके पास रजिस्टर हैं। जब आप न्यूमरसली वाले रजिस्टर का नाम लिख रहे हैं तो उस रजिस्टर का नाम है सेल और रिटर्न लेजर, और उसके अलग अलग पन्नों पे आपने XYZ ABC अल्फ़ा बीटा गामा कस्टमर्स के नाम लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ये कह सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंटली मेथड की बात की जाएगी तो ये जो लेजर बनाए जाते हैं XYZ के, तो ये गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर में बनाए जाते हैं, और जब मैं न्यूमरसली मेथड की बात करूँगा तो ये सेल और रिटर्न लेजर में बनाए जाएंगे। इसी तरह से
जब मैं फ्रीक्वेंट मेथड की बात करूँगा, यानी कि गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस फ्रीक्वेंटली की बात करूँगा, तो ये जो अकाउंट बनेगा जिसके अंदर मैं टोटल सामान कितना गया और कितना एक्सेप्ट हुआ, कितना रिटर्न हुआ, इसकी डिटेल बना रहा हूँ, इसका नाम होगा गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट फ्रीक्वेंट के केस में। और जब मैं न्यूमरसली की बात करूँगा तो इसका नाम होगा सेल और रिटर्न अकाउंट। तो अगर नटसेल में कहा जाए तो फ्रीक्वेंटली मेथड और न्यूमरसली मेथड अलग नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अगर कुछ फ़र्क है तो वो केवल इस बात का है कि हमने इनके नाम चेंज कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये इसकी समरी है, फ्रीक्वेंटली मेथड, न्यूमरसली मेथड। इसमें सेल और रिटर्न डे बुक जर्नल जिसका ये फॉर्मेट है, इवन स्टडी मटेरियल में भी ICAI के ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेल और रिटर्न डे बुक। इसका फॉर्मेट की बात मैं जो कह रहा हूँ कि जो किसी भी बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ मैं जनरली मान के चल रहा हूँ कि यही होगा वो भी, क्योंकि उसमें भी सेम ही इन्फॉर्मेशन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया कि लेजर के नाम चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, तो न्यूमरसली के केस में सेल और रिटर्न लेजर, यहाँ पे गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, यहाँ पर सेल और रिटर्न अकाउंट। सो फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक प्रैक्टिकल के साथ। इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं फ्रीक्वेंट मेथड्स पे अकाउंटिंग कर रहा हूँ, जिसमें मेरा एक अकाउंट बनेगा गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट और गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, जिसमें X, Y और Z मेरे 3 कस्टमर हैं जिनको मैं सामान भेजता हूँ। सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ मैंने X को 1 लाख रुपीज़ के गुड्स भेजें, Y को मैंने 80,000 के गुड्स भेजें और Z को मैंने 60,000 के गुड्स भेजें। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टू गुड्स ऑन अप्रूवल 1 लाख, यहाँ पे फिर लिखूँगा टू गुड्स ऑन अप्रूवल, ये टोटल अकाउंट है बेसिकली, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, ये टू गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। 1 लाख, इधर 80,000 और ये 60,000। यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय सन्ड्री कस्टमर्स और यहाँ पर आएगा मेरा टोटल 1 लाख प्लस 80,000 और प्लस 60,000, ये तीनों का मिला के हो जाएगा मेरे पास 2,40,000। सो यहाँ पर मैं इनके नाम लिखूँगा X, Y और Z। इसमें से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि X ने एक्सेप्ट कर लिए हैं 60,000 के गुड्स, Y ने एक्सेप्ट कर लिए हैं 50,000 के गुड्स, Z ने पूरे के पूरे गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। सो यहाँ मैं लिखूँगा बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, यहाँ पर भी बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट और इधर बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये सारे गुड्स एक्सेप्टेड वाले हैं, एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड। इसी तरह से मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 20,000 रिटर्न हो गए। मैं यहाँ लिख नहीं रहा, आप दोबारा लिख सकते हैं बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट रिटर्न, ये 20,000। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे रिटर्न बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट रिटर्न, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10,000
और यहाँ पर पूरे एक्सेप्ट हो गए हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू सन्ड्री कस्टमर्स XYZ। सबसे पहले मेरे आने हैं यहाँ पर एक्सेप्टेड 60,000, 50,000 और 60,000, टोटल हो जाएगा 1,70,000। देन टू सन्ड्री कस्टमर्स, और जिसमें मैं लिखूँगा रिटर्न में मेरा X, Y और Z। X ने रिटर्न किए हैं 20,000, Y ने रिटर्न किए हैं 10,000 और Z ने नील। टोटल गुड्स 2,40,000 के भेजे हैं, जिसमें से 1,70,000 के गुड्स एक्सेप्ट हो गए हैं। 60,000 X ने किए, Y ने 50,000 और Z ने 60,000। इसके बाद 20,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए X ने और 10,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए Y ने। फ्रेंड्स, इसके बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो था मेमोरेंडम रिकॉर्ड। मैंने पहले भी कहा कि ये दोनों पार्ट, दीज फॉर्म पार्ट ऑफ मेमोरेंडम बुक्स। मेमोरेंडम बुक्स मीन्स जिनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड से कोई भी मतलब नहीं होता, जस्ट दीज आर जस्ट फॉर योर मेमोरी पर्पस, या फिर ये याद रखने के लिए कितने का सामान कौन से कस्टमर को गया है और किसके पास मेरा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस सभी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे केवल इतना इम्पैक्ट आएगा। एक तो हम लोग सेल रिकॉर्ड करेंगे इस एक्सेप्ट की 60,000, 50,000 और 60,000। इसके लिए हम लोग, ये मेरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड में एंट्री पास होगी। मैंने 2,40,000 के गुड्स भेजे थे, जिसमें से 70,000 के गुड्स एक्सेप्ट हुए थे। X ने 60,000 और Y ने 50,000 और Z ने 60,000 के गुड्स एक्सेप्ट किए थे। तो मैं इसके लिए एक एंट्री पास करूँगा, X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू सेल्स अकाउंट। X ने एक्सेप्ट किए थे 60,000 के गुड्स, Z ने एक्सेप्ट किए थे 60,000 के गुड्स, Y ने एक्सेप्ट किए थे 50,000 के गुड्स, और टोटल अमाउंट हमारा बना था 1,70,000। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, 60,000, 50,000 और 60,000, ये जो एक्सेप्ट किए हुए हैं ये गुड्स हमारी सेल का पार्ट बनेंगे, जो कि आपके सामने ये है। X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू सेल 1,70,000। सो ये एंट्रीज हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में होंगी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मीन्स वो बुक्स ऑफ अकाउंट जिससे हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ 40,000, ये जो 40,000 के गुड्स हैं कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, और ये मेरा सेलिंग प्राइस है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये गुड्स कॉस्ट प्लस 25 पे गए, कॉस्ट प्लस 25% पे गए। अगर ये कॉस्ट प्लस 25 पर गए हैं तो मैं कॉस्ट मान के चल रहा हूँ 100, प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 25, तो टोटल हो जाता है मेरे पास 125। इसके बाद 40,000 में से अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो 40,000 रुपये का 25/125 अगर हम करते हैं तो मेरे पास ये 8,000 इसके अंदर प्रॉफिट है। तो इस 40,000 के स्टॉक की जो मेरे पास कॉस्ट होगी, जो कि मेरा टू बैलेंस शीट या स्टॉक विद कस्टमर जिसको मैं कहूँगा, वो हो जाएगी 40,000 माइनस 8,000, दैट इज़ 32,000। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हम लोग एक एंट्री और पास करेंगे, और ये हम लिखेंगे स्टॉक विद
अब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड में एक एंट्री और पास करेंगे और लिखेंगे स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और एंट्री आएगी ये 32,000 पे। इस पे 32,000 क्यों आएगी? क्योंकि 40,000 सेलिंग प्राइस था और इस 40,000 का हमने 1/5 8,000 लेस करने के बाद 32,000 लिखा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो की या फिर जो उसका पार्ट 1 है उसके कमेंट बॉक्स में आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिख सकते हैं और मैं आपको इसका सॉल्यूशन 100% आपके ईमेल आईडी पर या फिर जहाँ पर भी आप अपना ईमेल आईडी मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके ईमेल आईडी पर भी इसको पर्सनली कम्युनिकेट कर सकता हूँ और जहाँ पर आप कमेंट डालेंगे वहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा।